हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर किंग्स एंड किंगडम्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और हम इसे एलाबरेट करने वाले हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज यहाँ पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स पढ़ेंगे, प्रशस्तिस पढ़ेंगे जो कि पत्थरों पर लिखा जाता था प्रशंसा में, प्रेज के लिए, एंड ग्रांट्स पढ़ेंगे, वारफेयर ऑफ वेल्थ पढ़ेंगे, क्लोजर लुक द चोलास। चोलास को थोड़ा सा देखने वाले हैं। चलिए आइए। तो डायनेस्टी मतलब होता है कि अलग अलग जो हैं वो क्या है, वंश हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी, राइट। न्यूमरस न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th century अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो 7th century थी उसके बाद बहुत सारी डायनेस्टी अलग अलग जगह पर इमर्ज होती है। एज डेपिक्ट इन मैप 1, पहला जो मैप दिया उसमें इनको दिखाया गया। ये 17th century से लेकर 12th century तक का मैप आपको यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दिखेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो आपको मैप इंडिया का दिख रहा है, यहाँ पर पाल डायनेस्टी थी वो यहाँ पर थी। जो आज का वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, असम है, उस एरिया में थी पाल डायनेस्टी। ओके, यहाँ पर थे आपके, यहाँ ये राजपूत डायनेस्टी थी जिसके अंतर्गत चौहान, जैसे चहमान यहाँ लिखा है, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, राइट, परमार, ये सब राजपूत डायनेस्टी होते थे। और जो मेन इनका पॉइंट था वो था कन्नौज उस समय। यहाँ पर आप देखेंगे अरब्स थे मुल्तान में, यहाँ पर भी अरब थे। नीचे आप देखेंगे तो ये थे राष्ट्रकूट यहाँ पर, जिनकी कैपिटल थी माल्यखेत या फिर मालखेत। नीचे थे चोलाज, इधर चोल थे इस इलाके में जो आज का तमिलनाडु है, इधर चेर थे, और ये थे पांड्यास। चोल, चेर, पांड्यास, इस टाइम में ये डायनेस्टी थी। इधर ये कलिंग का एरिया है, ये यहाँ पर गंग थे, यहाँ पर उत्कल थे, कलिंग, गंग्स और उत्कल। तो ये इस टाइम के रूलर हुआ करते थे जो कि 17th century से लेकर के 12th century तक रूल किया इन्होंने। इस मैप में हमने देखा अलग अलग किंगडम को। अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ ए न्यू डायनेस्टी, नई डायनेस्टी के उभार की बात करते हैं। बाय द 7th century, 7वीं शताब्दी तक, सिग्निफिकेंट लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स हेल्ड sway in different parts of the subcontinent, often recognized as vassals by existing kings. They were obliged to present gift. ये बेसिकली राजा के नीचे रहते थे पहले, और वो गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, अटेंड कोर्ट्स को अटेंड करते थे, एंड प्रोवाइड मिलिट्री दिया करते थे राजा को। एज दे अमास्ड वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी बढ़ गया उनके पास। दे एज्यूम्ड टाइटल्स लाइक महासामंत, अब उन्होंने टाइटल लेने स्टार्ट कर दी, जैसे कि महासामंत, महामंडलेश्वर, ये उन्होंने उपाधि ले ली। इवन कभी कभी जो है वो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर लेते थे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हमें, जैसे राष्ट्रकूट थे, ये दक्कन में थे राष्ट्रकूट, इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य, ये चालुक्यों के अंडर में काम करते थे जो कि कर्नाटक के थे। इन द मिड 8th century, दंतीदुर्ग और राष्ट्रकूट चीफ, ये दंतीदुर्ग जो था राष्ट्रकूट चीफ था, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म द हिरण्यगर्भ रिचुअल। इसने हिरण्यगर्भ जो रिचुअल है उसको परफॉर्म किया और खुद को क्या मान लिया, अपने आप को राजा। ट्रांसफॉर्मेशन अकिन टू क्षत्रियहुड इवन फॉर दोज नॉट बॉर्न इनटू इट, जो क्षत्रिय नहीं है वो खुद को क्षत्रिय कहने लग गए, क्योंकि ये चालुक्यास के अंडर में थे राष्ट्रकूट। यहाँ मैप से आप देख सकते हो, ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये है राष्ट्रकूट जो कि दक्कन का इलाका है, और ये किसके अंडर में हुआ करते थे पहले, चालुक्य के अंडर में, ये है राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि ये पहले किसी के अंडर में थे, फिर अपने आप को इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया। अदर इंडिविजुअल्स फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूटिलाइजिंग मिलिट्री पावर्स टू एस्टैब्लिश री-आर्म्स, फॉर इंस्टेंस जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए लाइक कदम, मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र abandoned their traditional vocations to found kingdoms in कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। तो एक ने कर्नाटक में किया कदम वंश, फिर राजस्थान में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, तो इन्होंने अलग अलग एरियाज में किया। राष्ट्रकूट पीरियड वॉल पेंटिंग, यहाँ पर राष्ट्रकूटों के टाइम की एक वॉल पेंटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये एलोरा में है, विष्णु जी को दिखाया गया है जो कि नरसिम्हा मैन लॉइन जो उनका अवतार था उसको यहाँ पर शो किया जा रहा है।
ये राष्ट्रकूट पीरियड की वॉल पेंटिंग। ओके, अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था इन राज्यों में, किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात करता है। मैनी ऑफ दीज न्यू रूलर्स एडॉप्टेड ग्रांड टाइटल, इन्होंने नए नए टाइटल ले लिए, जैसे महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों जो है 3 वर्ल्ड्स को जीतने वाले, राइट। ओके, सामंत हुआ करते थे ये पहले। एंड अलायंसेस कंप्राइजिंग पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, इन सबको उन्होंने जो है कंप्रोमाइज कर लिया। इन ईच रियाम resources were garnered from producers, peasants, herdsmen, artisans who were frequently coerced into yielding a portion of their produce. This was often labeled as rent, यानी कि सबको देना पड़ता था टैक्स, जो कि रेंट के तौर पे यहाँ दिखाया गया। On to the lord asserting ownership over the land, यानी कि जो जमीन होती थी वो राजा की होती थी। Revenue also derived from taxes imposed on traders, जो व्यापारी होते थे उन पर भी टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि 400 टैक्सेस लगते थे चोलास के टाइम पर। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms, 400 से ज्यादा टर्म यूज हुए हैं जब चोल किंगडम थी उसमें टैक्सेस के लिए, अलग अलग टैक्सेस के लिए। जैसे कि टैक्स मेंशन किया गया, जो अक्सर मेंशन किया गया वो है वेट्टी, वेट्टी कलेक्टेड नॉट इन कैश, कैश में नहीं लिया जाता था, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, कदामी और लैंड रेवेन्यू। अगला है कदमाई और लैंड रेवेन्यू। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession to family prosperity, अगर कोई अमीर घर है उस पर सेस लग रहा है, क्लाइंब करने के लिए पाम ट्री पे चढ़ने के लिए सीढ़ी ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है। इस तरह से कई सारे टैक्स उन्होंने स्टार्ट किए। अब आप देखेंगे आज के टाइम प्रेजेंट टाइम कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं, जैसे जीएसटी वगैरह तो आपको पता होगा। आगे देखते हैं। These resources financed the establishment of the king as well as the construction, इससे क्या हुआ, फाइनेंस मिला राजा को, उसने मंदिर वगैरह किले वगैरह ये सब बनवाए उसने, और फंड का यूज किया उसने युद्ध लड़ने में, वॉर्स के लिए युद्ध किया। और एम क्या था, वेल्थ को एक्वायर करना थ्रू प्लंडर एंड गेनिंग कंट्रोल ओवर लैंड, जमीन पर कब्जा करके, व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करके। ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वर टिपिकली सेलेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो बहुत प्रभावशाली परिवार होते थे उनसे ही ये बनते थे, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर होते थे। विद पोजीशन ऑफन बीइंग हेरिडिटरी, और ये अनुवांशिक होती थी कि फादर भी टैक्स कलेक्टर थे, लड़का भी बनेगा, इस तरह से। सिमिलरली पोजीशंस इन द आर्मी, इसी तरह आर्मी में भी थी कि उनके रिलेटिव्स जो हैं किंग्स के वो आर्मी में रह गए मोस्टली। अब बात करते हैं प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं, सेट ऑफ कॉपर प्लेट है, ये ताम्र पत्र इनको कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कॉपर प्लेट है, राइट। ये आपको जो प्लेट्स दिखाई पड़ रही हैं ये कॉपर की हैं। कॉपर प्लेट विद रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांटेड बाय द रूल ऑफ 19th सेंचुरी इन संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। द रॉयल सील इज प्लेस्ड ऑन द रिंग दैट होल्ड्स द प्लेट्स, ये जो रिंग है जो प्लेट को होल्ड किए हुए, यहाँ पर शाही मोहर लगी हुई है, सजेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो शाही डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस पर मोहर लगी है। इनको कहते थे प्रशस्ति। प्रशस्ति और यूलॉजीज ऑफन एम्बेलिश हिस्टोरिकल डिटेल्स टू पोर्ट्रे रूलर्स एज हीरोइक एंड विक्टोरियस फिगर, अक्सर यही दिखाया जाता है कि राजा बहुत ही महान है। कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स हु समटाइम्स सर्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, तो जो ब्राह्मण थे वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में पहले थे मोस्टली। तो टेक्स्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन लेजिटिमाइजिंग किंगशिप, तो राजशाही को लेजिटिमाइट करते हैं ये। किंग्स रिवार्डेड ब्राह्मण विद लैंड ग्रांट, तो पहले राजा जो है ब्राह्मणों को जमीन दान देते थे, विच वर डॉक्यूमेंटेड, जो कि कॉपर प्लेट्स पर डॉक्यूमेंट भी किया गया जिसको। अब अचीवमेंट की बात कर रहे हैं नागभट्ट की यहाँ पर। वेरियस रूलर्स एक्सप्लेन अबाउट देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति, अब प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति मिली है, वहाँ नागभट्ट के बारे में कहा गया, जो कि एक प्रतिहार किंग था। क्या उसके बारे में लिखा, उसके बारे में लिखा था द किंग्स ऑफ आंध्रा, सैंधव, आंध्र का, सैंधव का, विदर्भ का जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है, एंड कलिंग का, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज ए प्रिंस, उसके सामने झुक गया जबकि वो कौन था, केवल प्रिंस था। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रायुध
द रूलर ऑफ कन्नौज का राजा था चक्रायुध, उसको हराया। डिफीटेड द किंग ऑफ बंग, बंग का राजा यानी बंगाल का राजा, उसको हराया। अनर्थ जो कि गुजरात में जगह पड़ती है, उसको हराया। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में जगह है, उसको हराया। कीरता जो कि जंगली लोग थे, कीरत, कीरट भी बोलते कीरत। तुर्क, तुर्क को हराया। वत्स, मत्स्य नॉर्थ इंडिया में जो कैपिटल था, इन सबको इसने हराया। तो ये इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। A notable 12th century exception was a lengthy Sanskrit poem chronicle the history of Kashmir king। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया जो कि बड़ा लेंदी पोएम के फॉर्म में है, वो कल्हड़ ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये कल्हड़ है, उनकी इमेज यहाँ पर दी गई है। ड्राइंग फॉर्म, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। आई विटनेस, टेस्टिमोनीज एंड अर्लियर स्टोरीज, कल्हड़'s अकाउंट डिफर्ड फ्रॉम कन्वेंशनल यूलॉजीज by frequently offering critical perspective on rulers and their policies। तो कल्हड़ का थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि बाकी तारीफों में जो पत्थरों पे लिख दिए जाते थे, बट कल्हड़ ने जो है वो जो आई विटनेस है उनके टेस्टिमोनीज से लिया है और उसको डॉक्यूमेंट किया अपनी बुक में। बुक का नाम है राज सरंकड़ी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वारफेयर फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए युद्ध, राइट। तो जो these ruling dynasties was rooted in specific region, किसी पर्टिकुलर जगह ही होती थी, साउथ टू एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड करना चाहते थे अपना इन्फ्लुएंस। वन हाईली कॉन्टेस्टेड एरिया वाज कन्नौज, लेकिन कन्नौज को लेकर सबको था कि हमें कन्नौज जीतना, जो कि गंगा घाटी में था। विच बिकम ए फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमोंग द, किन किन के बीच, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी, ये तीनों लड़ रहे थे कन्नौज जीतने के लिए। ओवर सेंचुरीज, कई सालों से, often referred to as the tripartite struggle, इसे कहते थे त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें 3 किंगडम थी, डायनेस्टी थी। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा पाल डायनेस्टी। तीनों आपस में लड़ रहे थे किसे जीतने के लिए, कन्नौज। आगे हम लोग बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी। गजनी का जो महमूद था फ्रॉम अफगानिस्तान exemplifies this approach conducting 70 रेड, उसने 17 बार हमला किया है सब कॉन्टिनेंट पे। 1000 से लेके 1025 जो टाइम है एडी का, उस टाइम में इसने 17 टाइम्स जो है इन्वेड किया। प्राइमरली टारगेटिंग वेल्दी टेम्पल, जो ज्यादा मंदिरों में धन था उसको टारगेट किया, जैसे कि सोमनाथ गुजरात, ये 25-26 के अप्रोक्स था। द रिचेस सीज्ड बाय महमूद वर इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द स्प्लेंडेड सिटी ऑफ गजनी, और यही जो पैसा है, ये जो धन उसने लूटा था मंदिरों से, बड़ा शानदार गजनी शहर बनाने में काम आया था इसके। अदर नोटेबल पार्टिसिपेंट्स इन वारफेयर, जो और दूसरे वारफेयर में वो हैं चौहान, जो पहले क्या कहलाते थे, चहमान, चहमांस, लेटर नोन एज चौहान्स, हु रूल्ड अराउंड दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास और अजमेर के आसपास रूल कर रहे थे। दे साउट टू एक्सपेंड देयर डोमिनेंस, उन्होंने भी राइवल्स के अगेंस्ट अपने आप को एक्सपेंड किया। उनके राइवल्स थे चालुक्य गुजरात के और गाधवाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गढ़वाल। पृथ्वीराज थर्ड 1168 से 1192, ए प्रोमिनेंट चाहमान रूलर, अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री अगेंस्ट सुल्तान मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने जो फर्स्ट वॉर जो फाइट किया था, उत्तरायण का फर्स्ट वॉर था 1191, जिसमें मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया। और लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में जो हुई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया मोहम्मद गौरी ने। अब आते हैं हम लोग क्लोजर लुक द चोलास। अब जो चोल डायनेस्टी है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर, उरैयूर से लेकर के तंजावुर तक की बात है यहाँ पर। उरैयूर इनकी कैपिटल हुआ करती थी। राइज ऑफ द चोलास बिगेन वेयर विजयालय, ये 19th सेंचुरी में जो विजयालय था उसने चोला किंगडम को दोबारा से स्टार्ट किया। फ्रॉम द एंसेंट चोला फैमिली ऑफ उरैयूर रेस्टेड कंट्रोल ऑफ द कावेरी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा है उसके आसपास के इलाके, मत्तमयूर। इन द मिड 9th सेंचुरी इस्टेब्लिश द टाउन ऑफ तंजावुर, उसने तंजावुर टाउन बसाया और एक टेम्पल बनाया गॉडेस निशंभशुद्धिनी, देवी निशंभशुद्धिनी, इनका उन्होंने एक टेम्पल बनाया। अंडर विजयालय सक्सेसर द चोलास एक्सपेंड देयर रियाम, उन्होंने अपना राज बढ़ाया, टेरिटरीज को बढ़ाया। और किसके अगेंस्ट, पांड्य और पल्लव, इनके अगेंस्ट में, साउथ में और नॉर्थ में। राजराज फर्स्ट रिनोव्ड एज द मोस्ट,
चोलाज में एक राजा हुआ जिसका नाम था राजराज फर्स्ट। नोट द इन्फ्लुएंशियल चोला रूलर, काफी प्रभावशाली चोला रूलर था। ascended to the throne in 1985 and consolidated control over these regions. He recognized the empire's administration, a legacy continued by his son राजेंद्र फर्स्ट। राजराज का लड़का था राजेंद्र फर्स्ट, वो भी पावरफुल रूलर बना। वो एक्सटेंडेड चोला इन्फ्लुएंस इनटू द गंगा वैली, गंगा वैली में बढ़ाया, साथ साथ श्रीलंका और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट को भी उसने अपने में मिलाया। अब आप यहाँ पर एक मैप देखेंगे, ये इंडियन जो पेनिनसुला है उसका मैप आपको दिख रहेगा, चोल और उनकी नेबरिंग डायनेस्टी के। तो आप देखेंगे यहाँ पर थे चोल, जो चोला डायनेस्टी है वो आप यहाँ पर दिखेगा मैप पर। ये है चोला डायनेस्टी जो थोड़ा रेड में आपको दिख रहा है, और इनके अगेंस्ट में थे इधर पांड्यास थे, पहले उरयूर था इनका, फिर नया शहर बनाया तंजावुर। ये कावेरी रिवर है उसका डेल्टा यहाँ पर बनता है, और ये कांची ये बड़ा फेमस सिटी हुआ करता था। इधर बनवासी थे और इधर वेंगी थे, साउथ कलिंग था, काकतीय यहाँ पर था, काकतीय डायनेस्टी यहाँ पर थी, चालुक्याज और बादामी चालुक्य यहाँ पर थे, कल्याणी चालुक्य यहाँ पर थे, चालुक्य अंडर विक्रमादित्य फोर्थ। और ये यादव डायनेस्टी यहाँ पर हुआ करती थी, गुजरात में यादव डायनेस्टी, जो कि कहाँ के थे, देवगिरी के। तो चोल जो किंगडम था उसके आसपास के टाइम के जो अलग अलग रूलर हैं, डायनेस्टी हैं, उनकी हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ये आप देखेंगे तो गंगईकोंडा टेम्पल ये चोलापुरम में है। ये जो टेम्पल है उस समय का बहुत ही मैसिव स्टोन स्कल्पचर है, इसको डेकोरेट करने में इसकी बाहर की दीवारों में बहुत बड़ा पत्थर इस्तेमाल किया। द ग्रैंड टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम कमीशन्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र स्टैंड एज आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मास्टरपीस। ये अपने आप में बहुत भव्य है, आप देखें तो वास्तुकला के तौर पर भी देख सकते हैं और डिजाइन के तौर पर भी इसको। चोला टेम्पल्स ऑफन सर्व्ड एज फोकल पॉइंट्स फॉर सेटलमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये उस समय जो है मेन पॉइंट हुआ करते थे मार्केट का, ट्रेड का। एंडोव्ड विद लैंड ग्रांट्स, इनको जमीन भी दी जाती थी रूलर्स की तरफ से। अदर दिस टेम्पल सपोर्टेड ए वेराइटी ऑफ स्पेशलिस्ट हु लिव्ड नियर बाय, और जो अलग अलग स्पेशलिस्ट थे उनको सपोर्ट भी करते थे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की। ये चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज की एक मूर्ति है चोल टाइम की। Among the crafts associated with Chola temples, the production of bronze sculpture was particularly notable. बहुत ध्यान देने वाली स्कल्पचर बनाया गया था वहाँ। Renowned globally, Chola bronze image predominantly depicting deities but occasionally devotees represent a pinnacle of artistic achievements. जो कला का जो उच्चतम शिखर है वो यहाँ पर आपको दिख सकता है। The Cholas achieved significant advancement in agriculture, large due to innovation and irrigation में भी उन्होंने innovations किए थे। When we look at map 2, we find that the Kaveri River branches into numerous channels before reaching the Bay of Bengal. आप अगर मैप देखेंगे तो कावेरी रिवर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती, जिससे वो जो सॉइल है बहुत फर्टाइल हो गई, इरिगेशन में काफ़ी हेल्प हुई वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पे मॉइस्चर था जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ये आप मैप देखिएगा, 9th सेंचुरी का है। ये एक तमिलनाडु में ये गेट यहाँ पर दिख रहा होगा, सिल्यूस गेट इसको बोलते हैं। ये ट्रेडिशनली बनाया गया था, लकड़ी का या फिर मेटल बैरियर हुआ करता था। इसका यूज़ किया जाता था पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, और नदी या नहर में कितना पानी छोड़ा जाए उसके लिए ये बनाया गया था। तो एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली कावेरी रिवर के आसपास का जो एरिया था बहुत फर्टाइल था, तो वहाँ एग्रीकल्चर बड़े इजीली थी, और बहुत सारे कैनल्स भी उन लोगों ने बनाए। अब हम लोग जरा बात करते हैं यहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स वेरीड फ्रॉम वेल डिगिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वास्ट टैंक्स फॉर रेन वाटर कलेक्शन। तो उन्होंने रेन वाटर कलेक्शन के लिए टैंक्स बनाए। प्लानिंग and maintenance of these irrigation systems required careful organization of labor and resources with active involvement from rulers and local communities। तो जो वहाँ के जो लेबर का ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर हुआ, जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था रूलर्स का और लोकल कम्युनिटीज़ का, इससे यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी प्रॉस्पेरस हुआ।
अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड सेटलमेंट्स कॉल्ड उर। देखिए उर यहाँ बोलते हैं गांव को, तो जो गांव होते थे उनको बोलते थे उर, विलेजेस को। which prospered with the adoption of irrigation agriculture. These उर formed large units known as नाडू। उर से बड़ा होता था नाडू, जैसे आज के टाइम पर विलेज है, विलेज से बड़ा होता है ब्लॉक, उसी तरह से उर से ऊपर हो गया नाडू। विद विलेज काउंसिल्स, उसमें विलेज काउंसिल्स भी हुआ करती थी। नाडू ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक जस्टिस, डिस्पेंसेशन एंड टैक्स कलेक्शन। जो नाडू था वो न्याय को भी देखता था, कोर्ट की तरह काम करते थे और टैक्स भी कलेक्ट करते थे। वेल्दी लैंड ओनर्स wielded इन्फ्लुएंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो धनी जमींदार थे उनका प्रभाव था, जो चोल दरबार था या सरकार थी वहाँ था। ओफन रिसीविंग टाइटल्स एंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफिस, उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए थे, बड़े उनको जो है उपाधियाँ दी गई थी। ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स नॉन एज ब्रह्मदे। उस समय जो चोल जो किंग होते थे ब्राह्मणों को जमीन देते थे, जिसे कहते थे ब्रह्मदे। क्या बोलते थे? ब्रह्मदे, यानी कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाली जमीन। लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ ब्रह्म सेटलमेंट अक्रॉस द कावेरी, इसीलिए कावेरी वैली के आसपास ब्राह्मणों का सेटलमेंट बढ़ा। अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ईच ब्रह्मदे वाज मैनेज्ड बाय ए सभा, एक असेंबली जो है उस जमीन को मैनेज करती थी। ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स whose decisions were meticulously recorded in temple inscription, जिसके फैसले को टेम्पल के इंस्क्रिप्शन पर जो है वहां पर रिकॉर्ड किया जाता था। ट्रेड एसोसिएशंस कॉल्ड नगरम, जो व्यापारियों की सभा होती थी उसको कहा जाता था नगरम। ऑल्सो ओकेजनली हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इन अर्बन एरिया, जो शहरों में कभी कभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी को भी देखती थी। अब बात करते हैं चोलास के टाइम पर जमीन कितने तरह की थी, टाइप्स ऑफ लैंड। तो पहली है वेलन वैगई। वेलन वैगई जो थी वो नॉन ब्राह्मण जो लोग थे उनकी प्रोप्राइटरशिप थी, उन्हें कहते थे वेलन वैगई। ब्राह्मण थे वो थी जमीन जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। चाल भोग वो जमीन थी जो स्कूल वगैरह के लिए, विद्यालय के लिए दी जाती थी, चाल भोग। देवदान वो जमीन थी जो टेम्पल्स के लिए, या फिर तिरुवनमाटु कन्नई जो टेम्पल्स को डोनेट की जाती थी लैंड। अच्छा, पलिच्छदम, पलिच्छदम वो जगह थी जो टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको डोनेट की जाती। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मयूर इन तमिलनाडु डिटेल हाउ दिस सभाज वर ऑर्गेनाइज। कुछ इंस्क्रिप्शन वहाँ पर मिले जिनसे पता चलता कैसे ये सभा ऑर्गेनाइज थी, कम्युनिटी कैसे मैनेज करती थी इरिगेशन को, गार्डन्स को, टेम्पल्स को और दूसरे कामों को, कम्युनल अफेयर्स को। मेंबरशिप इन दीज कम्युनिटीज वॉज डिटरमाइंड बाई लॉटरी, और लॉटरी के थ्रू ये मेंबरशिप होती थी। सिस्टम इन्वॉल्विंग पाम लीफ टिकट्स प्लेस्ड इन अर्दनवेयर पॉट्स, या मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो यूज होते थे, या पाम के पत्ते यूज होते थे लॉटरी में। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस आप ये पढ़ ही लेंगे। सभा की बात कर रहे हैं जो कि कितने मेंबर्स हुआ करते उस टाइम के, 35 से 70 साल के बीच के जो मेंबर्स की जो एज है वो मानी जा रही है। उन्हें वेदास की नॉलेज होनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और ईमानदार होने चाहिए थे, है ना। तो ये उनकी क्राइटेरिया डिसाइड की गई। सोशल ग्रुप के लिए मैं ये पुलैयाज, इनका नाम यहाँ पर दिया गया और यहाँ पेड़ का नाम है, ठीक है। तो ये सब इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा यहाँ मैचिंग का हम लोग करेंगे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से बिलोंग करते थे? वेस्टर्न डेक्कन के थे, बंगाल के थे, गुजरात राजस्थान के थे कि तमिलनाडु? देखिए गुर्जर प्रतिहार जो वंश था वो बेसिकली गुजरात राजस्थान। राष्ट्रकूट जो थे वो डेक्कन के थे। पाल थे बंगाल के, और चोलास थे तमिलनाडु के, राइट। और ये लिखा हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व, तो 3 थे, पाल थे उसमें, राष्ट्रकूट थे उसमें और गुर्जर प्रतिहार। ये क्वेश्चन आंसर तो आप उससे ही करेंगे, बुक से ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।